तो दोस्तों क्या हो अगर आप अपने मम्मी पापा की डेथ के बाद एक एडवेंचरर बनना चाहते हो, लेकिन आपके पास एक एडवेंचरर बनने के लिए स्किल्स के नाम पर कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप बहुत मेहनत करते हो और बहुत सालों तक ट्रेनिंग करने के बाद आपको कुछ ऐसी स्किल्स हासिल हो जाती हैं जिसके बारे में आपको कुछ अंदाजा ही नहीं होता और आप अपने आप को कमजोर समझते रहते हैं। यही कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर नार की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ हम अपने मेन कैरेक्टर नार को देखते हैं जो कि अपनी बीमार माँ की सेवा कर रहा होता है और घर के बाकी सारे काम भी कर रहा होता है। तो ये देखकर उसकी माँ कहती है कि मुझे माफ कर देना नार कि तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को वैसे जियो जैसे तुम जीना चाहते हो। और तब रात को नार अपनी माँ के लिए सूप बना देता है, पर जब वो अपनी माँ को देखने जाता है तब उसे एहसास होता है कि वो मर चुकी है। और तब वो अपने डैड की समाधि के साथ अपनी माँ की समाधि भी बना देता है और अपनी लाइफ को वैसे ही कंटिन्यू करता है। पर कुछ दिनों बाद उसे अकेलापन महसूस होने लगता है और तब उसे एक पुरानी कहानियों की बुक मिलती है और उसके अंदर वो कहानियां होती हैं जो उसके फादर उसे सुनाया करते थे। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां नार कहता है आखिरकार एक एडवेंचरर क्या होता है। तब उसके फादर कहते हैं कोई ऐसा जिसने एक बार अपने दोस्तों के साथ एक ड्रैगन को हराया हो और एक पुराने जादूगर से मैजिक स्पेल्स को सीखा हो या फिर किसी का कोई कर्ज तोड़ा हो। इनमें से कोई भी हो सकता है, पर एक चीज कंफर्म है, एक एडवेंचरर वही होता है जो अपने दोस्तों के लिए अपनी स्वॉर्ड्स को उठाकर बुराई को हरा दे। और तब यहाँ नार को अपने माँ की बात याद आती है जिन्होंने उसे अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने के लिए कहा था। और तब अगले दिन वो अपने मॉम और डैड की समाधि के पास जाकर कहता है मैं आज पहली बार टाउन से बाहर जा रहा हूँ और अब मैं एक एडवेंचरर बनूंगा, तो इसलिए अब मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। और तब हम देखते हैं नार कुछ दिनों के बाद एक सिटी में पहुंच जाता है जहां पर वो अलग अलग चीजों को देखकर शौक हो जाता है और तब वो एक एडवेंचरर बनने के लिए एक गिल्ड में चला जाता है। तब वहां का मैनेजर कहता है ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। गेट के गार्ड ने मुझे कहा था कि अगर मुझे एडवेंचरर बनना है तो मुझे यहाँ पर आना होगा। बेवकूफ मत बनो बच्चे, अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा चिंता होगी, वो मर चुके हैं। तो ऐसी बात है फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नार है। तो नार जरा ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें एडवेंचरर बनना है तो तुम्हें यहाँ अलग अलग क्लासेस की ट्रेनिंग स्कूल जाना होगा। पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि आज तक किसी भी बच्चे ने ऐसा नहीं किया है। तो जरा ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें रॉयल कैपिटल के एडवेंचरर गिल्ड को ज्वाइन करना है तो तुम्हें पहले रॉयल ट्रेनिंग स्कूल में लेसन्स लेने होंगे और इसमें वो लेसन्स होंगे जो कि तुम्हारे एडवेंचरर की जॉब की क्लास को सूट करेंगे। एक एडवेंचरर बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले कुछ स्किल्स को इकट्ठा करना होगा, जैसे कि आर्ट ऑफ स्वॉर्ड या मैजिक, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो फिर ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। तब नार स्वॉर्ड्समैन ट्रेनिंग करने चला जाता है और सोचता है कहानियों में हीरोज अपने तलवार के एक ही वार से ड्रैगन को हरा देते थे और तब वो स्वॉर्ड्समैन ट्रेनिंग को शुरू कर देता है। पर हम देखते हैं कुछ महीने ट्रेनिंग करने के बाद भी उसे कोई सफलता नहीं मिलती। तब उसका ट्रेनर कहता है बस करो नार, अगर तुम इससे आगे ट्रेनिंग करोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तुमने अभी तक सिर्फ पैरिंग करना ही सीखा है जिससे तुम किसी भी अटैक से बच सकते हो और ऊपर से तुम कोई भी स्किल को अनलॉक नहीं कर पाए हो। तो मेरे हिसाब से तुम्हें कोई और रास्ता चूज करना चाहिए, शायद तुम्हें किसी और ट्रेनिंग स्कूल में जाकर तुम्हारा टैलेंट मिल जाए। और तब नार वॉरियर ट्रेनिंग करने चला जाता है जहां वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, पर उसमें भी उसे कोई सफलता नहीं मिलती। तब उसका ट्रेनर कहता है तुमने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की है, पर इतने महीनों में तुम्हारी बस थोड़ी सी ही फिजिकल एबिलिटीज बढ़ी हैं, तो अगर तुम इससे ज्यादा अपनी बॉडी पर जोर डालोगे तो तुम अपनी जिंदगी भी खो सकते हो। और तब नार हंटर बनने चला जाता है और हम देखते हैं उसमें भी उसे कोई सफलता नहीं मिलती है। तब नार स्पाई बनने चला जाता है और हम देखते हैं वो वहां पर भी कुछ नहीं कर पाता है। तब नार मैजिक सीखने चला जाता है, पर वो एक छोटी सी फ्लेम जलाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता है। और तब वो आखिर में क्लेरिक बनने चला जाता है जहां पर वो छोटे मोटे घाव को हील करना सीखता है, पर उसके अलावा वो वहां पर भी कुछ नहीं कर पाता है। तब एडवेंचरर गिल्ड का मैनेजर कहता है तुमने हर एक ट्रेनिंग स्कूल में 3 महीने तक प्रैक्टिस की है, पर तुम्हें फिर भी कोई स्किल नहीं मिली है, तो मुझे माफ कर देना नार, इस तरह मैं तुम्हें एडवेंचरर के तौर पर नहीं रजिस्टर कर सकता हूँ। और तब नार उदास होकर घर वापस चला जाता है, पर हम देखते हैं उसने अभी भी हार नहीं मानी होती और वो सोचता है मेरे स्वॉर्डमैन ट्रेनर ने कहा था अगर आप एक स्किल को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो शायद आप एक नई स्किल को सीख पाओगे। मैंने स्वॉर्डमैन ट्रेनिंग में सिर्फ पैरी करना सीखा है जिससे कि मैं चीजों को दूर धकेल सकता
सकता हूँ, तो इसलिए मैं रात दिन बस इसी की प्रैक्टिस करूंगा। और तब हम देखते हैं वो 1 साल तक ट्रेनिंग करता है और अपनी एक स्ट्राइक से 10 वर्ड्स को एक ही बारी में पैरी करने की ताकत हासिल कर लेता है, पर फिर भी उसे कोई भी नई टेक्निक या स्किल नहीं मिलती। और तब हम देखते हैं 3 साल बाद नार 100 वर्ड्स को एक ही साथ पैरी कर पाता है, पर उसे फिर भी कोई न्यू स्किल नहीं मिलती। पर हम देखते हैं वो अभी भी हार नहीं मान रहा होता और तब फिर से ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं 10 साल बाद वो 1000 से भी ज्यादा स्वर्ड्स को पैरी करने की ताकत हासिल कर लेता है, पर उसे फिर भी कोई न्यू स्किल नहीं मिलती है। तब वो फिर से एक आखिरी बार एडवेंचरर बनने की प्रैक्टिस करने सिटी में चला जाता है, जहां पर वो एक नई लड़की को अपना रेज्यूमे देता है। तब वो नई लड़की उसकी सारी कैपेबिलिटीज को देखकर उसे रॉयल ट्रेनिंग स्कूल जाने का आइडिया देती है। तो नार कहता है, मैं ये जानता हूँ और मैं सारे स्कूल्स में पहले ही जा चुका हूँ। जिसे सुनकर वो लड़की शॉक हो जाती है। तो नार कहता है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर सकता? क्या सच में मेरे लिए कोई काम नहीं है? तब हम देखते हैं पुराना मैनेजर वहां पर आ जाता है और नार को उसके साथी को तंग करने से मना करता है। तो नार कहता है, आपसे दोबारा मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। तुम क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। पर रुको, क्या ये तुम हो नार? तब नार उसे सारी बात बताता है। तब मैनेजर कहता है, तो तुम अब तक अकेले ही ट्रेनिंग कर रहे थे, पर तुम्हें फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। एडवेंचरर्स रैंक के हिसाब से बटे हुए होते हैं, जहां पर एस रैंक सबसे ऊपर होता है और ई रैंक सबसे नीचे। और अगर तुम्हें ई रैंक का एडवेंचरर बनना है तो तुम्हें 1 से ज्यादा यूजफुल स्किल्स आनी चाहिए, पर तुम्हारे पास तो एक भी नहीं है। तो इसका मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। लगता है मुझे हार ही माननी पड़ेगी। ये सच है कि तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एडवेंचरर नहीं बन सकते। असल में ई रैंक से भी नीचे एक रैंक होता है जिसे हम एफ रैंक कहते हैं, जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सुना, पर उसमें भी एक कंडीशन है। तुम उसके अंदर किसी के साथ नहीं लड़ सकते और ना ही सिटी में जाकर आइटम को कलेक्ट कर सकते हो। तुम बस इस रैंक पर लोगों की मदद कर सकते हो और मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बेवकूफ होगा जो कि एक एडवेंचरर के तौर पर यह सब कुछ करना चाहेगा। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मुझे रजिस्टर कर लो। और तब मैनेजर नार को उसका एफ रैंक एडवेंचरर का लाइसेंस दे देता है, जिससे नार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तब हम देखते हैं वो अपनी छोटी मोटी ताकतों की मदद से लोगों की मदद करने लगता है, जिसमें हम देखते हैं वो कभी लोगों का सामान उठाकर लेकर जा रहा होता है, कभी किसी की बिल्ली को पकड़ रहा होता है, कभी किसी की खाना बनाने में मदद कर रहा होता है और कभी कभी नालियां साफ कर रहा होता है। और तब हम देखते हैं नार इसके साथ साथ रोजाना अपनी ट्रेनिंग भी कर रहा होता है और सोचता है, मैं हमेशा एडवेंचरर बनना चाहता था और लोगों की मदद करना चाहता था। अब वो सपना पूरा हो चुका है। लगता है इससे आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और तब हम देखते हैं अगले दिन नार कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा होता है। तब वहां का ठेकेदार कहता है, तुम्हारी वजह से हम काम को जल्दी खत्म कर पाए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर तभी हम देखते हैं नार को एक डंजन में से किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है जो कि मदद मांग रही होती है। नार डंजन के अंदर चला जाता है और वहां के मॉन्स्टर को देखकर कहता है, ये गाय तो बहुत बड़ी है। मैंने तो ऐसी चीजों को सिर्फ किताबों में ही देखा है, पर मुझे आज पता चला कि ये सच में इतनी बड़ी होती है। तब हम देखते हैं उस लड़की को कुछ गार्ड्स बचा रहे होते हैं और तब वो उस मॉन्स्टर को हराने के लिए अलग अलग जगहों से वार करने लगते हैं। पर तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर एक पर्सन को अपनी कुल्हाड़ी से दूर फेंक देता है और हम देखते हैं एक एक करके वो मॉन्स्टर बाकी सारे सोल्जर्स को भी मार देता है। पर वो जैसे ही उस लड़की पर हमला करने लगता है, नार पत्थर मारकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे कि वो नार के पीछे पड़ जाता है। और जैसे ही अपने सींग को नार के अंदर घुसाने लगता है, वैसे ही नार पैरी को यूज करके उस मॉन्स्टर को उड़ाकर दूर फेंक देता है। पर वो मॉन्स्टर फिर से नार पर हमला कर देता है और नार अपने पैरी को यूज करके अपनी तलवार से उसके हमलों को बार बार डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। पर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि नार की तलवार टूटना स्टार्ट कर देती है। तो नार सोचता है, मुझे इस पर हमला करना ही होगा, पर आखिरकार मैं ऐसा कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई अटैक स्किल भी नहीं है। और तभी हम देखते हैं एक अंगूठी के चमकने के बाद वो मॉन्स्टर उस लड़की पर दोबारा से हमला करने के लिए भागने लगता है। पर नार अपनी छोटी सी पावर को यूज करके उस लड़की के पास पहुंच जाता है और उस मॉन्स्टर के अटैक को फिर से पैरी कर देता है, जिससे कि उसकी तलवार टूट जाती है। तो नार सोचता है, चाहे मैं एक एडवेंचरर नहीं बन सकता, पर मैं कम से कम इस लड़की को तो बचा ही सकता हूँ, क्योंकि एक एडवेंचरर अपने दोस्तों के खातिर हर बुरी चीज से लड़ता है। और तब वो मॉन्स्टर फिर से नार पर हमला कर देता है, पर नार फिर से अपनी पैरी को यूज कर
करके उसकी कुल्हाड़ी को पीछे की तरफ धकेल देता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर का सिर कट जाता है और वो लड़की कैद से आजाद हो जाती है। तो नार सोचता है, शुक्र है मैं बच गया, वरना मैं यहाँ पर मारा जाता और मैं सोच रहा था कि मैं इस लेवल पर ही दुनिया को घूम सकता हूँ। तब वो लड़की नार को थैंक यू कहती है और उससे उसका नाम पूछती है। तब नार बिना नाम बताए वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं उस लड़की को बचाने वहाँ पर और सोल्जर्स आ जाते हैं। तब नार सोचता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि एक पागल गाय जो कि एक डीमन भी नहीं है इतनी खतरनाक हो सकती है। लगता है मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग उस मॉन्स्टर की बॉडी को डंजन से हटा रहे होते हैं। तब लीन सभी सोल्जर्स की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करती है और इनस उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है और उससे उसका हालचाल पूछती है। तब लीन कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब इनस कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके साथ होना चाहिए था। तब लीन कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि ये मेरा ऑर्डर था, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें परेशान किया। तब एक सोल्जर लीन को वापस कैसल में चलने के लिए कहता है। तब यहाँ कैसल में लीन का ब्रदर कहता है, मैंने लीन से बात कर ली है, क्या ये सच है कि एक मिनटोर को वहाँ पर समन किया गया था? मिनटोर डंजन की बहुत ज्यादा गहराई में रहते हैं। तब वो सोल्जर कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ पर उसे समन किया गया था, तो इसका मतलब ये लीन को मारने की साजिश थी। शायद आप सही कह रहे हैं और इसका सबूत ये है कि हमें वहाँ पर एक लाश में से एक रिंग मिली है जिसके जरिए उस मॉन्स्टर को बुलाया गया था और स्पेल्स ओवेरियर ओकेन ने उसे एग्जामिन करके ये कंफर्म किया है कि उस रिंग पर लगा हुआ स्टोन बहुत ज्यादा प्योर है, जो कि आसानी से कहीं भी नहीं मिलता है। मिनाटोर एक ए रैंक मॉन्स्टर है जिसे अगर सील करना हो तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। ओकर ने माना स्टोन के ऊपर के स्पेल के पैटर्न्स को ट्रेस किया है और उनके अकॉर्डिंग वो मैजिक पैटर्न्स मैजिक एम्पायर ऑफ ड्रेड से मैच करता है। वो लोग तो हमें पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, पर अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम सही कह रहे हो, उन्होंने सिर्फ मिनाटोर को ही नहीं भेजा था बल्कि उन्होंने प्रिंसेस को भी पकड़ कर रखा था। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिरकार उन्होंने एविडेंस को छुपाने की कोशिश क्यों नहीं की। तो इसका मतलब लेडी लीन को मारने के अलावा उनका कोई और भी प्लान था। लगता है वो लोग चाहते हैं कि हम उनके साथ लड़ाई को स्टार्ट कर दे और वो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग डंजन ऑफ द लॉस्ट और उसके अंदर के खजाने को पाना चाहते हैं। पर आखिरकार उस आदमी का क्या हुआ जिसने लीन को बचाया था? उसने न सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में उस मिनाटोर को हराया है, बल्कि वो तो हमारी शैडो कंपनी से भी बचकर चला गया है। आखिरकार ये आदमी है कौन? तो नार गिल्ड मास्टर से मिलने चला जाता है। तो गिल्ड मास्टर कहता है, नार तुम अभी भी जिंदा हो? मैंने सुना है कि डंजन के एंट्रेंस पर कल मॉन्स्टर आ गया था और वो तुम्हारी कंस्ट्रक्शन साइट के बिल्कुल करीब था, तो इस वजह से मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि तुम काम के बाद यहाँ पर नहीं आए थे। मुझे माफ करना, पर कल कोई अजीब सा ग्रुप मेरा पीछा कर रहा था, तो इसलिए मैं उनसे बचकर सीधा घर चला गया था। तो ये बात है, पर आखिरकार तुम इतने ज्यादा गंदे क्यों लग रहे हो? एक्चुअल में ना मैं इससे पहले गटर साफ कर रहा था। वैसे तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि वो मॉन्स्टर तुमसे नहीं टकराया, क्योंकि उस मॉन्स्टर के साथ लड़ना तो मेरे जैसे एक ए रैंकर के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता। तो ऐसे मॉन्स्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। शुक्र है कल मैं सिर्फ एक काऊ से लड़ा था। तो फिर आगे क्या हुआ? उस मॉन्स्टर को एक मिस्टीरियस पर्सन ने एक ही बारी में मार डाला, तो इसका मतलब इस दुनिया में बहुत से अमेजिंग लोग भी हैं। और तब गिल्ड मास्टर नार को उसके काम के पैसे दे देता है और कहता है, क्या तुम कोई प्रॉपर जॉब नहीं करना चाहते हो? आखिरकार इसका क्या मतलब है? मैं एक एडवेंचरर के तौर पर काम तो कर ही रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनो नार। वैसे तो मैं तुम्हें ये बहुत बार समझा चुका हूँ, पर अगर तुम हमारे साथ काम ना कर रहे होते तो तुम इस कीमत के 30% ज्यादा कमा रहे होते। तभी लीन नार को ढूंढ लेती है और कहती है, मुझे माफ करना कि मैं इस तरह आ गई, पर मैं तुमसे मिलना चाहती थी, तो इसलिए मैंने लॉन्ग डिस्टेंस डिटेक्शन स्किल का यूज किया ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। तो क्या इसका मतलब तुम स्पाई स्कूल से हो? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी स्पेशलाइजेशन मैजिक ब्रांच में है और मैं बाकी 6 ब्रांचेस में भी अच्छे से परफॉर्म कर लेती हूँ और ये मेरी हॉबी है। तब सभी लोग उन लोगों को घूरने लगते हैं और लीन उसे बाहर चल के बात करने के लिए कहती है। तब गिल्ड मास्टर कहता है, आखिरकार तुमने किया क्या है? तो नार कहता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो लीन नार को बाहर जाने के लिए कहती है और सबसे बचने के लिए साउंड प्रूफिंग और कंसीलमेंट मैजिक को यूज करने की बात करती है। तो गिल्ड मास्टर कहता है, जल्दी से जाओ नार, और हाँ ध्यान रखना कि ये गुस्सा ना हो। और तब लीन उन दोनों पर साउंड प्रूफिंग और कंसीलमेंट मैजिक को इस्तेमाल करती है, जिस वजह से कोई भी पर्सन उन्हें देख या सुन नहीं पा रहा होता। तब एक जगह पर जाकर लीन कहती है, मैं तुम्हें कल के लिए थैंक यू कहना चाहती थी। तुमने सिर्फ ना मेरी जान बचाई है बल्कि इस किंगडम के सिटीजन्स की भी जान बचाई है, तो इसलिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तुम
कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बात कर रही हो। तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा अच्छी स्किल्स हैं, तो अगर मैं वहाँ पर ना भी आता तब भी सब कुछ ऐसे ही रहना था। ये सच नहीं है। अगर तुम मुझे बचाने ना आए होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। तो अगर पॉसिबल हो तो मैं तुम्हारा कर्ज उतारना चाहती हूँ। मेरी फैमिली और मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने मुझे थैंक यू कह दिया, उतना ही बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लीन बार बार नार को थैंक यू के तौर पर कुछ एक्सेप्ट करने के लिए कहती है और साथ में उसके फादर से मिलने के लिए कहती है, पर नार बार बार उसे मना कर रहा होता है, जिससे लीन रोने लगती है और कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे तुम्हारा कर्ज उतारना ही होगा और मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं कर लेते। तब नार को अपना बचपन याद आ जाता है, जहाँ पर वो हीलिंग मैजिक को सीखने के लिए ऐसे ही अपने ट्रेनर के सामने जिद कर रहा था। तो यहाँ नार कहता है, ठीक है, मुझे समझ में आ गया है, तो मैं तुम्हारे फादर से मिलने के लिए चलूंगा, पर हाँ, मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए। लीन अपने मैजिक को यूज करके नार को अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहती है, जहाँ नोर उसके घर को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तो लीन नोर से उसका नाम पूछती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है। तो नोर सोचता है, ये घर तो सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब ये पक्का एक नोबल है। शायद यही वो कारण है जिस वजह से मुझे गिल्ड मास्टर ने इसे नाराज करने से मना किया था। तब उन दोनों के सामने हीनस आ जाती है और हीनस लीन से नोर के बारे में पूछती है। तो लीन कहती है, ये मेरा गेस्ट है जिसने मुझे पिछले दिन हमले से बचाया था। तब हीनस उन दोनों को लीन के फादर तक ले जाने की बात करती है। तब नोर सोचता है, ये पक्का यहाँ पर मेड होगी, पर इस आउटफिट में काम करना मुश्किल नहीं होता होगा। तब यहाँ हम देखते हैं हीनस नोर के वहाँ पर होने की वजह से थोड़ी सतर्क हो जाती है। तब उन्हें रास्ते में गिलबर्ट मिलता है जो नोर के बारे में पूछने लगता है। तब हीनस कहती है, ये लेडी लीन का गेस्ट है। अच्छा, तो ये वही है जिसने लेडी लीन को बचाया है, पर तुम किसी को बचाने वाले तो नहीं लग रहे हो। इसकी इज्जत करो गिलबर्ट, और तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। और तब वो सभी लोग मिलकर लीन के फादर के पास जाने लगते हैं। तब यहाँ लीन के फादर किंग क्लास कहते हैं, तो आखिरकार दी राइट्स ने हमारे बीच में हुई संधि को तोड़ ही दिया। रेन कहता है, उन्होंने तो पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि अब वो हमारे साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहते, और अगर अब हम इसे इग्नोर करेंगे तो ये आगे चलकर खतरा बन सकता है। लीन अपने फादर के पास पहुंच जाती है। रेन कहता है, लीन, तुमने आखिरकार ये चोला क्यों पहन रखा है? क्या तुम बाहर गई थी? मैं अपने सेवियर को यहाँ खुद ढूंढना चाहती थी, तो इसलिए मैं बाहर गई थी। तो किंग क्लेस कहते हैं, तो ये पर्सन वही है जिसने तुम्हारी जान बचाई है? तो लीन हाँ कहती है। तो नार कहता है, मैं अपने अपीयरेंस के लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि लीन मुझे जल्दी जल्दी से यहाँ पर ले आई, पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं कोई नोबल नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे प्रॉपर मैनर्स नहीं पता है। तो अगर मुझसे गलती हो जाए तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। तो क्लेस कहता है, हमसे यहाँ मिलने आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और तुम इस चीज की चिंता मत करो। मैं तो तुम्हें लीन को बचाने के लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ। अगर तुम वहाँ पर नहीं होते तो मैं अपनी बेटी को दोबारा नहीं देख पाता, तो इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इन्होंने अपना थैंक यू कह दिया है, तो चलो अब मैं अपने घर जाकर आराम से नहाऊंगा। हम अपने हीरो को इस तरह खाली हाथ जाने नहीं दे सकते। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरी पावर में जो कुछ भी होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो नोर कुछ भी लेने से मना कर देता है। अगर तुम्हें लैंड और वेल्थ नहीं चाहिए तो तुम डंजन का ट्रेजर क्यों नहीं ले जाते? हमारे किंगडम में बहुत पुराना डंजन है जहाँ पर वो खजाना मिलता है जिससे तुम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हो। तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आधा दे सकता हूँ। पर नोर इसके लिए भी मना कर देता है, तो इसे ये भी नहीं चाहिए। तो आखिरकार अब मैं इसे क्या दे सकता हूँ? लगता है मैं इस चीज से इतनी जल्दी नहीं निकल पाऊंगा। तो किंग क्लेस अपने थ्रोन के पीछे से एक तलवार निकाल देते हैं और कहते हैं, तो फिर इसे एक्सेप्ट कर लो। अब जब मैं फ्रंट लाइन में रिटायर हो चुका हूँ तो अब ये बस एक डेकोरेशन का सामान बन के रह गया है, तो इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम इसे रख लो, और वैसे भी हम यहाँ पर इसकी कोई हम शक्ल रख देंगे और किसी को भी शक भी नहीं होगा। तो नार उस तलवार को पकड़ लेता है और सोचता है, ये तो सच में बहुत भारी है, कहीं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। चिंता मत करो, ये तो मुझे ऐसे ही ट्रेवल करते हुए मिल गई थी और अब ये मेरे लिए पुरानी हो चुकी है, तो तुम इसे तो एक्सेप्ट कर ही सकते हो। तो अगर ऐसी बात है तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो चलो फिर इसे ट्राई करो। नार अपने हाथों में फिजिकल एनहेंसमेंट को यूज करके उस तलवार को जोर से स्विंग करता है, जिससे कि सभी को उस पावर का एहसास हो जाता है और वो सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तो नार कहता है, ये हैवी है पर मैं इसे संभाल लूंगा। तब किंग क्लेस हंसते हुए कहते हैं,
तो तुम इसे एक हाथ से स्विंग कर सकते हो। ये तो सच में बहुत कमाल की बात है। मैं तुमसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बेटी को थोड़ी ट्रेनिंग दे सकती हो? इस टाइम यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, तो इसलिए मुझे उसकी सेफ्टी को लेकर थोड़ी चिंता हो रही है। मुझे माफ करना, पर मुझे नहीं लगता कि मैं लीन को खुद सिखा पाऊंगा, और वैसे भी ये उसका डिसीजन है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप इसमें ज्यादा दखल अंदाजी करेंगे तो लीन को ये पसंद आएगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो नार वहाँ से चला जाता है और सोचता है ये स्वॉर्ड वेट ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने उनसे कुछ इम्पोर्टेंट ले लिया है। पर रुको जरा, इस तलवार का साइज तो उस टेनिस साइज के जितना ही है, तो इसकी मदद से मैं तो सफाई बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। तो फिर मैं इसे कल यूज करके देखूंगा। तब इनस उससे बात करने के लिए वहाँ जाती है और नार सोचता है कहीं मैंने इसे गुस्सा तो नहीं दिला दिया। तो इनस कहती है मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, लेडी लीन के सेवियर को हमें ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि हाउस क्लेस को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैंने तुम पर शक किया था क्योंकि मैं श्योर नहीं थी कि तुम सही पर्सन हो भी या नहीं। तो इसका मतलब तुम मेड नहीं हो, तुमने सही कहा। तो चलो फिर मैं तुम्हें खुद को इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरा नाम इनस हार्नेस है और मैं वॉरियर कॉर्प्स की वाइस कैप्टन हूँ। मैं सीधा हाउस क्लेस को रिपोर्ट करती हूँ। बचपन से ही मैं डिवाइन शेड के नाम से जानी जाती हूँ, जिसे लेडी लीन को बचाने का हुक्म दिया गया था। लेडी लीन की जिंदगी मेरी जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए तुमने उन्हें बचाकर मेरी जान को भी बचा लिया है। तो इसलिए तुम्हें अगर कभी भी जरूरत होगी तो तुम मुझसे मदद मांग सकते हो। बड़े लोगों को चीजों को बड़ा चढ़ाकर बताने में बहुत मजा आता है, पर लगता है मुझे इसका थैंक यू एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं तुम्हें एक चीज के लिए वोट करना चाहती हूँ। चाहे लेडी लीन ने आज ऑडियंस चेंबर में तुम्हारे बिहेवियर को इग्नोर कर दिया था, पर जो तुमने वहाँ पर किया था वो बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल था। सबके साथ फेमिलियर होके बात करना बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अगली बार इस चीज का ध्यान रखना, नहीं तो तुम नहीं बचने वाले। मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। तब इनस नार से उसका नाम पूछती है और उसका नाम सुनकर अचानक से शौक हो जाती है। तो नार कहता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसे देखकर लग रहा है कि सच में मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा थी। तब हम यहाँ देखते हैं गिलबर्ट नार को रोकने आ जाता है और कहता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलोगे? मैं ये देखना चाहूंगा कि तुम कितने ताकतवर हो। लगता है ये लोग आज मुझे घर नहीं जाने देंगे। अब यहाँ गिलबर्ट नार को अपने साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाता है, जहाँ पर वो उसे अपने साथ लड़ने के लिए कहता है। तब नार सोचता है मैंने एक ट्रेनिंग स्कूल के बाद कभी भी किसी के साथ प्रैक्टिस मैच नहीं खेला है, तो अब वक्त आ गया है जब मैं एक सीनियर एडवेंचरर से कुछ सीखूं। और तब वो दोनों लड़ने के लिए अपना अपना हथियार चूज कर लेते हैं। नार सोचता है मुझे नहीं पता कि मैं इनके लिए किस तरह का अपोनेंट हूँगा, पर मैं फिर भी अपना बेस्ट दूंगा। तो यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं आखिरकार ये कौन है जिसने कैप्टन गिलबर्ट को चैलेंज किया है? ये मरना चाहता है। और तब गिलबर्ट अपने भाले से नार पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर हम देखते हैं नार बड़ी आसानी से उसके हमलों को डॉज कर लेता है और सोचता है इसके मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्मूथ हैं, जिससे पता चलता है कि इसने बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग की है, पर ये फिर भी बहुत ज्यादा स्लो है। पर को लगता है ये अपने आप को कंट्रोल कर रहा है क्योंकि मैं इससे कमजोर हूँ। और तब नार लड़ाई को रोककर गिलबर्ट से कहता है मुझे पता है कि तुम मेरी चिंता कर रहे हो, पर तुम्हें खुद को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो गिलबर्ट सोचता है लगता है मैं अनकॉन्शियसली खुद को रोक रहा हूँ, और तब और भी ज्यादा स्पीड से नार पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। पर नार फिर भी उसके अटैक को डॉज कर पा रहा होता है और सोचता है ये पहले से ज्यादा फास्ट हो गया है, पर मैं जब भी इसके अटैक को डॉज करता हूँ तब ये पूरी तरह से डिफेंसलेस होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद पर हमला करने के लिए मुझे बुलावा दे रहा है, पर रुको ये एक ट्रैप भी हो सकता है। तो गिलबर्ट सोचता है आखिरकार मेरा भाला इसे टच क्यों नहीं कर पा रहा है, आखिरकार मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और तब वो उस भाले की ट्रायजेक्टरी को चेंज करके नार पर हमला कर देता है, पर नार उसे भी डॉज करने में कामयाब हो जाता है और कहता है मैं अभी भी ठीक हूँ, तो तुम और ज्यादा फास्ट कर सकते हो। तो ये सुनकर गिलबर्ट का हौसला कम होने लगता है। नार सोचता है इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अपने पूरी ताकत से मुझ पर हमला कर रहा था। क्या आखिरकार इतने सालों की मेरी ट्रेनिंग मेरी आज काम आ रही है? क्या मैं सच में ताकतवर बन चुका हूँ? लगता है मैं भी इसे जीत सकता हूँ। और तब गिलबर्ट अपने सबसे ताकतवर अटैक से नार पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं नार उसके हमले से बच जाता है, जिससे गिलबर्ट बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तो नार खुद हार मानकर वहां से चला जाता है और यहाँ सभी लोग नार को गिलबर्ट के सबसे ताकतवर हमले को डॉज करते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं और इसके बारे में बातें करने लगते हैं, पर उन्हें फिर भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता। तब गिलबर्ट हमें बताता है जब मैंने भाले को उठाया था तब मुझे एहसास हो गया था कि मैं टैलेंटेड हूँ, और तब मैं अलग अलग लोगों से लड़ता रहा और उन्हें हराता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि ट्रेनिंग से टेक्निक को और भी ज्यादा अच्छा
खड़ा किया जा सकता है और इसी से आप ताकतवर बनते हैं, पर मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो मेरे आगे टिक पाए और मेरे लिए सारी चीजें बोरिंग होती गई। मैंने कैपिटल में भी बहुत सारे लोगों को हरा दिया था, तो इसलिए मैं कैपिटल से बाहर चला गया, पर मुझे वहां पर भी कोई नहीं मिला। और तब एक बूढ़े आदमी ने बताया कि कैपिटल बहुत सारे ताकतवर लोगों को इकट्ठा कर रहा है, जिस वजह से मैं वापस आ गया और मैंने कैपिटल में आने के बाद अकेले ही मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। और जब भी कोई नया रिक्रूट वहां आता था तो मैं उसे चैलेंज करता था और हरा देता था, पर मुझे फिर भी कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे हरा सके या फिर मुझे लड़ाई में सेटिस्फाई कर सके, और इस वजह से मुझे सब कुछ बोरिंग लगने लगा। तब यहाँ गिलबर्ट के मास्टर उससे मिलने आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें तो डिवाइन स्पीयर का टाइटल मिला हुआ है ना, तो आखिरकार तुम इतने उदास होकर क्यों बैठे हो? तब गिलबर्ट कहता है, ये टाइटल बिल्कुल बेकार है। डिवाइन स्पीयर मेरे टाइटल डिवाइन स्वॉर्ड जितना ही फेमस है और तुम्हें ये बेकार लग रहा है। अगर तुम इतने ही बोर हो रहे हो तो जाकर आयरस से क्यों नहीं लड़ते? अब आखिरकार मैं आपको कैसे समझाऊं, वो थोड़े अलग तरीके से स्ट्रॉन्ग है, पर वैसे भी अगर हम मॉक बैटल लड़ेंगे तो मैं उसे हरा दूंगा। काश आपके जैसे और भी स्ट्रॉन्ग लोग होते मास्टर, अगर ऐसा होता तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। क्या आप उन सोल्जर्स और एडवेंचरर्स को सिखा के थकते नहीं हो? वो लोग तो आप पर हमला भी नहीं कर पाते। वो एक दिन इस कैपिटल की रक्षा करेंगे और वैसे भी एक अकेला ताकतवर इंसान लड़ाई को नहीं जीत सकता, और मुझे पूरा यकीन है कि किसी दिन ऐसा इंसान जरूर आएगा जो मुझे सरपास कर देगा। मैं उम्मीद करता हूँ वो मेरे समय में ही यहाँ पर आ जाए, नहीं तो मैं बोरियत से मारा जाऊंगा। तब यहाँ गिलबर्ट सोचता है, वो पर्सन जिसने अकेले ही मिनाटोर को हरा दिया, मैं जानना चाहता था कि वो आखिरकार किस तरह का बंदा है, पर मैं उसके बारे में कुछ नहीं जान पाया। उसे तो किसी बड़े रिवॉर्ड में इंटरेस्ट भी नहीं था और ऊपर से वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किंग के साथ बात कर रहा था। मुझे तो ऐसा फील हुआ जैसे कि मैं इससे तो नफरत कर ही नहीं सकता, पर फिर भी मुझे उसके पास से कुछ फील नहीं हुआ। क्या उसने सच में उस मॉन्स्टर को हराया था? पर मुझे फिर भी एक चीज समझ में नहीं आई, आखिरकार मेरा भाला उसे टच क्यों नहीं कर पाया? और जब मैंने उसके ऊपर अपने अल्टीमेट अटैक से हमला किया तभी उसने उसे डोज कर दिया। मैं तो ये देखकर हैरान था, मेरा अटैक जो स्पीड ऑफ लाइट से भी बहुत ज्यादा तेज है। आखिरकार उसने उससे बचने का रास्ता ढूंढ कैसे लिया मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या हुआ, पर यह पहली बार था जब मैं इतनी बुरी तरह से सिंगल कॉम्बैट में हारा था, और ऊपर से उसने मुझसे आगे लड़ने से भी मना कर दिया और खुद हार मान ली। क्या वो मेरे आदमियों के सामने मुझे बेइज्जत करना चाहता था? पर मुझे आज से पहले इतनी बेइज्जती कभी महसूस नहीं हुई। और ऊपर से जाते जाते उसने इतने आराम से ये भी कह दिया कि वो हमारी दोबारा से मीटिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और तब जब वो वहाँ से चला गया तब मुझे फ्लोर पर बहुत सारे गड्ढे दिखाई दिए जो कि पता नहीं वहाँ पर कैसे आ गई, पर एक चीज माननी पड़े कि अब चीजें बहुत ज्यादा बदलने वाली हैं। तब यहाँ वापस जाते हुए नार सोचता है, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझ रहा था, पर जब उसने मुझ पर उस अटैक से हमला किया तब मैं बड़ी मुश्किल से उससे बच पाया। मैंने अपनी पूरी ताकत को फिजिकल एनहेंसमेंट और फेदर स्टेप में लगा दिया, पर मैं फिर भी उसे बड़ी मुश्किल से डोज कर पाया। अगर उसने अपनी स्पीड को एडजस्ट ना किया होता तो मैं अब तक मारा जा चुका होता। शायद वो इससे मुझे ये वार्न करना चाहता था कि अगर मैं बिना सोचे समझे लड़ूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने मुझे एहसास दिला दिया कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ और मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए। और तब यहाँ अगले दिन नार लोगों की मदद करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं वो किंग की तलवार को नालियां साफ करने के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है, और वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि उस तलवार की मदद से नालियां बहुत अच्छे से साफ हो रही होती हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सभी लोग उसके काम की तारीफ कर रहे होते हैं। तब यहाँ जंगल में बैठकर नार सोचता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अब मैं नालियों को बहुत अच्छे से साफ कर सकता हूँ, पर मेरी कंस्ट्रक्शन वाली जॉब उस केव के हमले से बंद हो चुकी है। अगर गिल्ड के पास लोगों के इस तरह के काम ना आ पाए तो मैं एक एफ रैंकर के तौर पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। शायद मुझे इस तलवार के जरिए और तरीके ढूंढने चाहिए जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं। शायद मैं इस वोट से बोट में चप्पू चला सकता हूं, पर उससे पहले मुझे इसके लिए बोट खरीदनी पड़ेगी। मैं तो इससे पिज्जा भी बना सकता हूं, पर उसके लिए भी मुझे पिज्जा बनाने के लिए जगह की जरूरत है। पर रुको जरा, इससे तो मैं लोगों के लिए खाना भी ग्रिल कर सकता हूँ और उसके लिए तो मुझे ज्यादा स्पेस की जरूरत ही नहीं होगी। मुझे आग जलाने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ेगी और जो टाइनी फ्लेम में यूज करता हूँ वो इस काम के लिए परफेक्ट नहीं है। ये तो एक बेसिक स्पेल है, तो इससे मैं क्या ही कर पाऊंगा। तभी लीन नार को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है, तो नार उससे उसके वहाँ आने का कारण पूछता है। तो लीन कहती है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप मुझे अपने असिस्टेंट बना लेंगे? मैं आपके सारे कामों में आपका साथ दूंगी और आपसे बहुत सारी चीजें सीख भी पाऊंगी। मुझे बस असिस्टेंट बन के आपके साथ रहना है और मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, तो प्लीज मुझे इस चीज की परमिशन दे दीजिए। तब नार इस चीज के लिए मना कर देता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अच्छे से असिस्ट कर सकती हूँ, चाहे मैं जैसी मर्जी दिखती हूँ, पर मैंने सारी की सारी 6 ट्रेनिंग में हाईएस्ट स्कोर किया है, तो इसलिए मैं आपके साथ बहुत अच्छे से काम कर पाऊंगी। ऐसी बात नहीं है, मैं तो इसलिए मना कर रहा हूँ
हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता हूँ और वैसे भी अपने सारे काम मैं खुद कर सकता हूँ। तब लीन उसे फिर भी मनाने लगती है पर नार बार बार उसे मना कर रहा होता है। तब लीन कहती है मैं आपकी मदद कर सकती हूँ और मैं इसे अभी के अभी साबित कर दूंगी। और तब वो नार को अपनी पावर दिखाने लगती है जिसमें वो पहले अपने मैजिक से अपने ऊपर आइस से हमला कर देती है और आग को यूज करके उस आइस को पिघला देती है और उसके बाद वो अपने ब्लेड से एक पेड़ को काट देती है और लास्ट में वो तलवार के हमले से एक पेड़ को पूरी तरह से जला देती है। तब नार उसे रोक देता है और कहता है मैं तुम्हें अपने असिस्टेंट नहीं बना सकता। लगता है इसे गलत फहमी है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि गाइडेंस दे सकता है, पर असल में ये मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है। अब मैं कंफर्म कर चुका हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता। सारे के सारे 6 मास्टर ने मुझे एक्नॉलेज किया है तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपके किसी न किसी काम जरूर आऊंगी। मुझे पता है कि मैं आपके जितनी ताकतवर नहीं हूँ तो प्लीज मुझे अपनी असिस्टेंट बना लीजिए। आखिरकार अब मैं इसे कैसे समझाऊं, लगता है मुझे अपनी पावर इसे दिखानी होगी। और तब वो लीन को अपनी टाइनी फ्लेम दिखाता है जिसे देखकर लीन हैरान हो जाती है और वापस जाते हुए सोचती है ट्रेनिंग स्कूल के इंस्ट्रक्टर ने सभी बच्चों को एक टैलेंटलेस बच्चे की कहानी सुनाई थी और हम सभी को लगा था कि वो बस एक फेरी टेल की कहानी है क्योंकि उस कहानी में जो कुछ हुआ था उसे सच मानना अजीब था। ट्रेनिंग स्कूल्स अपने स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए जाने जाते हैं पर फिर भी उस 12 साल के लड़के ने सभी ट्रेनिंग को पूरा किया था तो इसलिए किसी को भी ये विश्वास नहीं हुआ कि वो कहानी सच्ची है। बहुत ताकतवर फाइटर्स भी 3 दिनों के अंदर अंदर ट्रेनिंग को छोड़ देते हैं तो आखिरकार कैसे एक 12 साल का बच्चा वहाँ पर 3 महीने तक टिका रह सकता है। और मुझे भी ये कहानी बस एक फेरी टेल ही लगती थी और जब मैं नार से मिली तब सब कुछ बदल गया। मैजिकल स्कूल के इंस्ट्रक्टर ओकेन ने एक बार मुझे टाइनी फ्लेम दिखाई थी जिसे उन्होंने ट्रेनिंग करके थोड़ा बड़ा कर दिया था और वो ये इसलिए कर पाए थे क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की थी। मैंने भी उसे करने की कोशिश की थी पर मेरी फ्लेम कभी भी बड़ी नहीं हुई। ये एक ऐसी चीज है जिसे तुम एक रात में नहीं कर सकते हो और इसके लिए तुम्हें बहुत सालों की ट्रेनिंग चाहिए और यही वो कारण है जिस वजह से मैं नार की टाइनी फ्लेम को देखकर हैरान हुई थी। उसकी टाइनी फ्लेम वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन मास्टर ओकेन से भी ज्यादा बड़ी थी और इसका मतलब यही है कि बाकी 6 ब्रांचेस में भी उसके पास अनोखी ताकतें हैं। आखिरकार उस आदमी को मैं क्या ही स्किल दिखाऊं जो कि मुझसे इतना ज्यादा स्किल्ड है। मैंने उसके सामने अपनी हाई क्लास स्किल्स का शो ऑफ किया है पर उसने मिनटोर को हराने के बावजूद भी कोई शो ऑफ नहीं किया और वो अपनी ताकतों से चुपचाप लोगों की मदद करता रहता है। वो बॉडी और इच्छा शक्ति दोनों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो अकेला जीना जानता है। मेरा भाई और मैं एक दिन इस किंगडम को रूल करेंगे और हाउस ऑफ क्ले का रूल है कि जिसके पास किंग का खून होता है वो पक्का ताकतवर होता है। पर इस टाइम मुझे नार के स्ट्रेंथ से कुछ सीखना चाहिए तो इसलिए जब तक वो मुझे अपनी असिस्टेंट नहीं बना लेते तब तक मैं उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलती रहूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि जिस जवाब को हाउस ऑफ क्ले ढूंढ रहा है वो हमें इसी इंसान के अंदर मिलेगा। और तब वो नार से मिलने चली जाती है और वो उसे अपना मास्टर मान लेती है तो नार सोचता है अब आखिरकार ये कैसे हो गया। अब यहाँ दूसरी तरफ लीन का भाई सोच रहा होता है आखिरकार फादर ने उसे ब्लैक ब्लेड दिया ही क्यों। जब फादर एक एडवेंचरर थे तब वो एक लेबिरिंथ में गए थे और बहुत सालों बाद वहाँ से उस ब्लैक स्वॉर्ड को लेकर आए थे। किसी को भी नहीं पता था कि वो किससे बना हुआ था पर उसका मटेरियल बहुत ज्यादा हार्ड था। कोई ऐसी स्किल और टेक्निक नहीं थी जो कि उस ब्लैक ब्लेड को तोड़ सके या फिर उस पर कोई खरोच भी ला सके, जिस वजह से इसे अनब्रेकेबल ब्लेड कहा जाने लगा। पर सबसे अजीब बात तो यही थी कि जिस ब्लेड पर एक भी स्क्रैच नहीं आ सकता था उसकी ये हालत किसने की थी। वो वेपन सच में बहुत ज्यादा कमाल का था। आखिरकार फादर ने उसे एक स्ट्रेंजर को कैसे दे दिया। इस कंट्री में कुछ बुरा होने वाला है तो शायद इस वजह से उन्हें उस आदमी पर भरोसा है। उस आदमी ने मिनटोर को हराया है और लीन को बचाया है तो शायद जो कुछ भी अभी आने वाला है वो हमारी उसमें मदद कर सके। तब यहाँ लीन और नार अभी भी साथ घूम रहे होते हैं। तब नार सोचता है यहाँ पर तो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, आखिरकार ये मुझे मास्टर क्यों कह रही है। मैं जितनी बार भी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ ये बात उतनी ही बिगड़ती जा रही है और अब तो जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ ये वहाँ वहाँ मेरा पीछा कर रही है। लगता है इससे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे गिल्ड जाकर एक जॉब को लेना होगा, तभी इसे एहसास हो जाएगा कि मैं किस तरह की जॉब करता हूँ। तब वो दोनों गिल्ड में चले जाते हैं। तब गिल्ड मास्टर कहते हैं नार आखिरकार तुम लेडी लीन भग के साथ क्या कर रहे हो, क्या कुछ हुआ है? ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, माफ करना कि मैंने तुमसे ये पूछा। हमें दूसरों के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, मैं तो खुद इसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या आपके पास कोई ऐसा काम है जिसे हम दोनों कर सके? अगर मुझे ठीक से याद है तो लीन एक बी रैंकर है और अगर तुम लोग एक टीम की तरह एक्ट करोगे तो तुम लोग सिटी के बाहर गॉब्लिन्स को मारने जा सकते हो। क्या सच में मैं गॉब्लिन्स को मारने की जॉब कर सकता हूँ? अगर लीन अकेली होती तो ये एक सिल्वर रैंक जॉब करती, पर क्योंकि इसके साथ तुम हो तो उस लेवल के काम करने में तुम्हारी जिंदगी को खतरा है, तो इसलिए तुम दोनों थोड़ा कम रैंक वाला काम करोगे। तो इसका मतलब मैं सिटी के बाहर जाकर काम कर सकता हूँ। पर रुको, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं लीन के रैंक का एडवांटेज ले रहा हूँ। तो क्या लीन मेरे जैसे बंदे के साथ टीम
बनाना चाहेगी तो लीन कहती है, आखिरकार क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है ना, कहीं तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या मैं तुम्हारे रैंक का इस्तेमाल करके इस जॉब को ले सकता हूँ, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस तरह से यंग गर्ल का सहारा नहीं लेना चाहिए, पर आज मैं अपने सपने को पूरा करना चाहता हूँ। और वहाँ से चला जाता है। तब हेडमास्टर कहता है, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने तो अभी तक तुम्हें ये बताया ही नहीं कि गॉब्लिन्स कहाँ हैं। तब नार वापस आ जाता है, जरा ध्यान से काम करना चाहिए, लो रैंक का मिशन है पर ये फिर भी डेंजरस है, इस एरिया में ये जगह फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट में है और इस जगह पर तुम्हें गॉब्लिन्स मिल जाएंगे, तुम्हें बस बताना होगा कि तुमने कितने गॉब्लिन्स मारे हैं और इसके प्रूफ के लिए तुम्हें उन गॉब्लिन्स के राइट ईयर को लाना होगा, और अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। पर हाँ, आजकल गॉब्लिन्स थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, तो अगर तुम्हें कोई ना मिले तो तुम वहाँ से कोई जड़ी बूटी या फिर कुछ और ले आना। और तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं सिटी के बाहर आते ही नार और लीन दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब यहाँ जंगल में जाते हुए नोर कहता है, लीन आखिरकार गॉब्लिन्स कैसे होते हैं, गॉब्लिन्स नॉर्मली फ्रूट्स या फिर स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं, पर जब उन्हें कोई पर्सन दिखाई दे जाता है तो वो लोग गुस्से में आकर उनका शिकार कर देते हैं। अगर गॉब्लिन्स की ग्रोथ पर ध्यान ना दिया जाए तो वो लोग दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं, जिस वजह से उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है और वो सिटीज की तरफ बढ़ने लगते हैं। और यही वो कारण है जिस वजह से कैपिटल एडवेंचरर्स को गॉब्लिन्स के नंबर को कम करने के लिए भेजता रहता है। फॉरेस्ट का इकोसिस्टम गॉब्लिन्स पर भी डिपेंड करता है, तो इसलिए हम उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। इस फॉरेस्ट में तरह तरह की जड़ी बूटियां और जानवर मिलते रहते हैं, तो इसलिए ये जगह न्यू एडवेंचरर्स के लिए परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड और इनकम सोर्स है। लीन स्किल्स होने के साथ साथ नॉलेजेबल भी है। अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं इसे क्या ही सिखा सकता हूँ। और तब हम देखते हैं वो लोग जंगल में और भी ज्यादा गहराई में चले जाते हैं। तब लीन अपनी सर्च स्किल से अपने आसपास के गॉब्लिन्स को ढूंढने लगती है, पर उसे कोई नहीं मिल रहा होता। पर तभी उसे किसी के वहाँ होने का एहसास होता है और वो लोग फॉरेस्ट के और भी ज्यादा अंदर चले जाते हैं। तब लीन कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने यहाँ पर कुछ डिटेक्ट किया था, पर अब वो पूरी तरह से गायब हो गया है। मॉन्स्टर्स लिविंग क्रीचर्स हैं, तो शायद जिसे तुमने डिटेक्ट किया हो वो खुद ही मर गया हो, शायद आप सही कह रहे हो। तब वो और भी आगे चले जाते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। पर तभी नार देखता है कि वहाँ पर कोई चीज गॉब्लिन्स को खा रही होती है। तब लीन अपने मैजिक से उस चीज को सामने ले आती है और हम देखते हैं वो एक बहुत बड़ा गॉब्लिन होता है। तब नार सोचता है, क्या ये वो गॉब्लिन है, मैंने तो जैसा सोचा था ये तो उससे काफी ज्यादा अलग है। क्या सच में इन्हें वीकेस्ट मॉन्स्टर कहा जाता है, क्या ये कोई गॉब्लिन भी है, पर इसका सब कुछ डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है। तब वो गॉब्लिन जोर जोर से चीखने लगता है, क्या एडवेंचरर्स इसे कमजोर कहते हैं। इसे देखकर तो लीन भी डर रही है, पर इसमें इसकी गलती नहीं है। चाहे ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है पर इसका एक्सपीरियंस अभी भी बहुत कम है। तब लीन सोचती है, ये तो एक गॉब्लिन एम्परर है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। गॉब्लिन एम्परर एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड मॉन्स्टर होता है और इन्हें फॉरबिडन रिसर्च के द्वारा पैदा किया जाता है। ये तो अपने आप में ही बेहद खतरनाक चीज है। ये लोग अपने साथियों को खाकर अपने मान और स्टेट्स को बढ़ाते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस एक गॉब्लिन है। कहीं मास्टर को इसका एहसास पहले ही तो नहीं हो गया था, क्योंकि जब इन्होंने इसके बारे में सुना था तब ये बहुत ज्यादा चौंक गए थे। शायद वो इसलिए था ताकि वो इससे सबको बचा सके और किसी को उन पर शक भी ना हो। और तब हम देखते हैं वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब गॉब्लिन पेड़ों को उखाड़कर नार पर हमला कर देता है, पर नार अपने पैरों की मदद से उसके हर एक हमलों को डिफ्लेक्ट कर देता है। तब वो गॉब्लिन नार को पीछे की तरफ धकेलने लगता है, पर नार अपनी ताकत से उसे ही पीछे धकेल देता है। तब लीन अपने मैजिक से उस पर हमला कर देती है, पर वो गॉब्लिन उसके सारे हमलों से बच जाता है और लीन के ऊपर एक पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता है। तब नार उसे बचा लेता है और हम देखते हैं गॉब्लिन उनकी तरफ और भी पेड़ों को फेंकना शुरू कर देता है। तब नार उन सभी को डिफ्लेक्ट कर देता है। तो लीन सोचती है, आखिरकार उस गॉब्लिन को जो चोट लगी थी वो इतनी जल्दी कैसे हील हो गई। मास्टर, हमें इसके सिर पर लगे हुए जेम को उखाड़ना होगा। और तब वो गॉब्लिन फिर से उन लोगों पर पेड़ों को फेंकना स्टार्ट कर देता है, पर इस बार लीन अपने मैजिक से उन सभी पेड़ों को एक ही बारी में डिफ्लेक्ट कर देती है और हम देखते हैं उससे वहाँ की धुंध भी हट जाती है। तो लीन कहती है, मैं सही थी, ये गॉब्लिन अपने सिर पर लगे हुए माना स्टोन को यूज करके अपने आप को जल्दी से रीजनरेट कर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम ज्यादा देर तक इसके आगे नहीं टिक पाएंगे। अगर तुम अपने मैजिक से इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हो तो आखिरकार मैं क्या कर पाऊंगा। पर तभी उसे एक आइडिया आता है और वो लीन को अपने विंड मैजिक से उसकी पीठ पर हमला करने के लिए कहता है। तो नार अपनी पीठ पर अपनी तलवार को रख लेता है और लीन अपने विंड मैजिक की मदद से उसे आगे की तरफ धकेल देती है, जिससे नार की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तब वो गॉब्लिन उस पर पेड़ों को फेंकने लगता है, पर नार उन पेड़ों से बचकर उसके माना स्टोन पर अपनी तलवार को जोर से मारता है, जिससे कि वो माना स्टोन उसके सिर से बाहर आ जाता है और वो गॉब्लिन पागल हो जाता है। तब नार लीन को उस गॉब्लिन को ठिकाने लगाने के लिए कहता है। तब एक पर्सन कहता है, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये गॉब्लिन एम्परर एक गॉब्लिन किंग से बहुत ज्यादा बड़ा था। ये पक्का मैजिक एम्पायर ने किया होगा,
पर ये माना स्टोन बहुत ज्यादा अजीब है। तो अब मुझे ये बताओ कि लीन कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें बस थोड़ी सी खरोच आई है। ये गॉब्लिन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था और उन दोनों ने इसे अकेले ही हरा दिया। ये तो सच में बहुत कमाल की बात है। ये मॉन्स्टर जंगल में एडवांस कंसीलमेंट मैजिक यूज करके छुपा हुआ था और लेडी लीन भग के हिसाब से ये वहाँ पर काफी दिनों से था। ये तो बहुत ज्यादा अजीब बात है। क्या शैडो कंपनी भी इस कंसीलमेंट मैजिक का पता नहीं लगा पाई? आखिरकार ये यहाँ पर आया कैसे? पर अगर उसे यहाँ पर लाया गया होता तो हमारे शैडो नेटवर्क ने इसे डिटेक्ट जरूर किया होता। तो मुझे एक चीज बताओ कि क्या ऐसे और भी केसेस हैं? एडवेंचरर गिल्ड ने ये जॉब निकाली थी कि गॉब्लिन्स बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं, तो इसलिए वो चाहते थे कि एडवेंचरर्स इसे इन्वेस्टिगेट करे और ऐसा और भी जगहों पर हो रहा है। तो इसलिए हम पिछले 3 महीनों की रिपोर्ट्स लाए हैं जिसमें ऐसे अजीब से इंसिडेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ गिल्ड मास्टर कहता है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं ये दिन भी देखूंगा कि तुम एक गॉब्लिन को हराकर वापस आओगे। वो गॉब्लिन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था और वो बस लीन की वजह से हुआ है, जिस वजह से हम यहाँ पर जिंदा वापस आए हैं। मैंने तो बस इसकी थोड़ी सी मदद ही की है। इसे नहीं पता कि अगर ये वहाँ पर ना होती तो क्या होता। ऐसी बात नहीं है, असलियत में ये सारा काम तो आपने किया है, मैंने तो बस आपकी थोड़ी सी मदद की थी। तो गिल्ड मास्टर कहता है, चाहे वो एक गॉब्लिन ही था पर वो इतना ताकतवर तो था ही कि वो एक एफ रैंक को हरा सके। तो तुम्हारे लिए तो ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काफी अच्छा रहा होगा ना। अब जब मैंने गॉब्लिन को अपनी आंखों से देख लिया है तब मुझे समझ में आ गया है कि मेरी इमेजिनेशन से ये सब कुछ कितना अलग है। मुझे कभी नहीं लगा था कि उसके सिर पर लगा हुआ जेम उसकी कमजोरी हो सकता है। क्या तुम माना स्टोन की बात कर रहे हो? मुझे ये चीज बताओ, क्या वो सच में एक गॉब्लिन ही था ना? मेरे हिसाब से तो वो एक गॉब्लिन ही था। तो लीन कहती है, अगर आप उसे गॉब्लिन कहती हैं तो वो बस एक गॉब्लिन ही था। तो गिल्ड मास्टर कहता है, मैं समझ गया, शायद वो किसी तरह का कोई रेयर गॉब्लिन होगा। तो चलो फिर अब मुझे उसका राइट कान दो ताकि मैं तुम्हें पेमेंट दे सकूं। कहीं तुम लोग उसके राइट कान को कहीं भूल तो नहीं आए हो ना? तब नार और लीन एक दूसरे को देखने लगते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो पर जल्दी से 3000 लाइक्स कर दो और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मिलते हैं एक और न्यू एनिमी के साथ एक और न्यू वीडियो में। बाकी जब तक के लिए टाटा बाय बाय।